हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सबका अच्छा स्वास्थ्य होगा, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल के बारे में जानकारी को सेंड कर रहे होंगे और इसे ग्रुप वगैरह में शेयर कर रहे होंगे। और जिन भी जानकारियों से रिलेटेड हम लोग आपसे बात कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रही होंगी और उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे। हम लोग पर डे उन्हीं तथ्यों से रिलेटेड बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं और इनकी इतनी ज़्यादा संभावनाएं होती है। आप प्रीवियस सेट अगर हम उठाकर देखें तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे किसी ना किसी वीडियो में हम लोगों ने वासेनार व्यवस्था के बारे में बातें करी हैं, G20 की अध्यक्षता के ऊपर हमने बातें करी हैं, ऑस्ट्रेलिया समूह के ऊपर हमने बातें करी हैं, या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इसके ऊपर हमने बातें करी हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है राजस्थान में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से भारत की समूह का सदस्य देश नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, उसका सदस्य देश भारत अभी तक नहीं बन पाया है। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करा था, तो कृपया करके इन्हें सब लोग सीरियसली लें, अच्छे से तैयारी करें। और वन लाइन मेथड में कुछ नहीं होने वाला, मैं आप लोगों से गारंटी दे रहा हूँ, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिस भी लेवल से, जिस भी स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी लेवल और स्टैंडर्ड से आप सब लोग मिलकर तैयारी करें। और क्यों ना एक ऐसी तैयारी की जाए जिससे एक आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, एक आधार बने और संभावना हो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मालूम किए जाए। कल जैसे हम लोगों ने, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि कल हम सब लोगों ने मिलकर बातें करी थी कि हमारे भारत में यदि हम बात करें तो जैसे शीतलहर का दौर है, तो इसी से रिलेटेड जैसे अमेरिका है, कनाडा है, या जैसे जापान वगैरह आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि वहां पर शीतलहर चल रही है। और जब किसी भी देश में आपकी शीतलहर चलती है, बर्फीले तूफान आते हैं, तो इसका लेना देना जो होता है वो वातावरण से होता है, जिनको इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं। और वातावरण या फ्रंट जब आते हैं, जब पृथ्वी पर हमेशा साइक्लोन या एंटी साइक्लोन की सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है। तो व्हाट इज साइक्लोन, व्हाट इज एंटी साइक्लोन? साइक्लोन या एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, वो कैसे मूव करते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, कैसे मूव करते हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, इससे रिलेटेड हमने एक अच्छे तथ्य पर बात करी और उम्मीद करते हैं कि आपकी सबकी समझ आ गया होगा। आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से आप नोट्स बनाए, तैयारी करें और उन्हें मेमोराइज करें और उन्हें कोशिश करें कि आप सब लोगों की वो याद हो जाए। एक सबसे अच्छे मुद्दे पर आज हम लोग तैयारी करने वाले, और जो भी लोग टीचिंग से रिलेटेड है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है उनके लिए तो बड़ा खास मुद्दा है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि हमारी संसद में इस समय जो है, आपने सबने पढ़ा होगा कि हमारी संसद जो यानी कि पार्लियामेंट है, उस समय, इस समय उसमें शीतकालीन सत्र है ना, इंग्लिश में जिसको हम लोग आपकी विंटर सेशन कहते हैं। विंटर सेशन अभी हाल फिलहाल में आपकी चल रहा है ना। अब इस विंटर सेशन में पहली बात तो मैं जल्दी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया करके सभी लोग समझ लें एक बात। देखो, जैसे हम अगर आम दिनों में बात करें, जैसे हम लोग किसी भी विलेज में रहते हैं, किसी भी सिटीज में रहते हैं, यानी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, और हमारे बीच में मान लेते हैं कोई भी एक डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है। उस विवाद का निपटारा करने के लिए हम सब लोग एक बैठक का आयोजन करते हैं, है ना। और उस बैठक में कोई ना कोई एक डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन से हम लोगों का आपके डिसाइड कर दिया जाता है, यानी हम लोगों का फैसला हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल आप समझे, पूरे भारत को कंट्रोल करने वाली संस्था होती है संसद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। अब संसद जो होती है, इसको हम लोग, मैं हल्का सा आप लोगों को समझा दूं, इसको हम लोग जो है वो विधायिका भी कहते हैं। देखो, विधायिका का मतलब होता है विधि प्लस आयिका, यानी कि कानून को बनाने वाला घर जो है, वास्तविकता में वो संसद कहलाया। तो अगर भारत में किसी भी स्तर का कोई भी कानून बनता है, चाहे वो वनों की सुरक्षा से रिलेटेड हो, वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड हो, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, रोजगार देने के लिए हो, किसी भी योजना को चलाने के लिए हो, तो सब कुछ काम जो होता है वो विधायिका यानी कि संसद करती है। अब ये जो संसदीय विधायिका जब काम करती है तो वो स्पेशल डेज कहलाएंगे। जैसे हम लोगों का आपकी फैसला होता है तो एक बैठक होती है, और उस वाली बैठक को हम लोग साधारणतः आपकी पंचायत बोल देते हैं।
ऐसे ही करके जब संसद आपकी कोई भी कानून बनाती है, कोई भी विधि बनाती है, तो पहली बात तो यही है कि विधि या कानून बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था संसद होती है, जिसको विधायिका कहते हैं। जब ये कानून बनाती है तो कानून बनाने के लिए जब संसद की बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो इन वाली बैठकों को आपकी सत्र बोल दिया जाता है। इंग्लिश में इन्हें सेशन कहते हैं। अब ये सत्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सत्र का मतलब आपकी बैठकें हुआ, यानी कानून बनाने के लिए जो बैठकें आयोजित की जाती है संसद में। संसद के बारे में आप पढ़ लेना कृपया करके। आर्टिकल्स नंबर 79 में, अनुच्छेद नंबर 79 में वर्णित है कि हमारे भारत में संसद जो होगी वो 3 अंगों से मिलकर बनी हुई होगी। एक इसमें आपकी लोकसभा होगा, निम्न सदन, एक इसमें आपकी राज्यसभा होगा, उच्च सदन, और एक इसका अभिन्न अंग होगा भारत का राष्ट्रपति। अब ये तीनों चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। प्रेसिडेंट के बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्म हो, राज्यसभा के बारे में भी आपको जानकारी हो, जो अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है संसद का, और लोकसभा जो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस जो होता है संसद का, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो। अब संसद अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये तो संसद के 3 अंग हैं। अंग, अगर अंग बूझा जाता है संसद के तो वो 3 है, लेकिन अगर संसद के सदन बूझ लिया जाता है, सदन को इंग्लिश में हम लोग हाउस कहते हैं, सदन बूझ लिया जाता है तो केवल 2 ही है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। सदन पार्ट्स बूझ लिया जाता है तो वो 3 होते हैं। अभिन्न पार्ट्स जो होता है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स, वो प्रेसिडेंट होता है। अब इसकी जो बैठकें आयोजित की जाती हैं, इन वाली बैठकों को क्या बोला जाता है, आपकी सत्र कहते हैं। अब सत्र का प्रावधान कहाँ है, अब ध्यान से सुन ले मुझे सारे लोग और लिखें। देखो, हमारे भारत में अगर हम संसद में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 में, आर्टिकल्स नंबर है ना, आर्टिकल्स नंबर, अनुच्छेद नंबर 85 में लिखा हुआ है सत्र, सत्रावसन, सत्रावसन और विघटन। ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं कि भारतीय संविधान में आपकी सत्र का सेशन, सत्रावसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेशन, और विघटन का मतलब होता है डिसमिस करना, किसी भी चीज को खत्म करना। तो सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 85। अब मैं इसमें बता देता हूं आप लोगों को। देखो, अनुच्छेद नंबर 85 में लिखा हुआ है कि हमारे भारत में संसद है ना, किसी भी सत्र को बुलाने का कार्य, बुलाने का कार्य वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसी भी सत्र को बुलाने का कार्य जो होता है ना, वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। और उस सत्र को बंटवारा करने का कार्य, कि वो सत्र कब से कब तक चलेगा, सत्रावसन करने का जो कार्य है, वो भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। तीसरा वर्ड जो होता है ना, विघटन, विघटन केवल लोकसभा से संबंधित है। विघटन का मतलब होता है समाप्त करना। आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन के साथ साथ स्थायी सदन है, तो उसको विघटित नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं कर सकते। स्थायी चीजें आपकी खत्म नहीं होती है, वो स्टैंडिंग होती है, परमानेंट होती है। तो लोकसभा से संबंधित केवल वर्ड है विघटन, और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो होता है, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। ये बात आप अगर लिख लेना, इतनी ज्यादा आपकी हमारी वैल्यूबल है, इतनी ज्यादा एग्जाम में आ चुकी है कि भारत में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद है, ये पूरा लिखा हुआ, मंत्री परिषद की सलाह पर अनुच्छेद 85। विघटन का मतलब होता है समय से पहले समाप्त करना या समय पर समाप्त कर देना। जैसे कार्यकाल आपकी 2019 में 17वीं लोकसभा गठित हुई, अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष से 2024 तक होगा, और अब मान लेते हैं 2022 ईस्वी में कोई दिक्कत आती है तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देगा और री इलेक्शन आपकी दोबारा तरीके से पुनरावृत्ति निर्वाचन कराया जाएगा। इसी तरीके को विघटन कहते हैं। तो विघटन, सत्र और सत्रावसन, ये तीनों करने के कार्य राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर या मंत्रिमंडल की एडवाइस पर, ये आपके करता है। अनुच्छेद 85 में इसका ब्यौरा है। अब इसमें जो सत्र होते हैं ना, जो आपके हमारे ये सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, तो सत्रों का उल्लेख आपके हमारे किया गया है कि जैसे करके हमारे भारत में जो सर्दियों का मौसम होता है, तो इस सर्दियों के मौसम में कभी भी, सर्दियों के मौसम में आपको अमूमन आपके नवंबर और दिसंबर में ज्यादा, ये है ना, नवंबर या दिसंबर माह में जो सत्र आयोजित किया जाता है ना, उस वाले सत्र को क्या बोलते हैं, आपके शीतकालीन सत्र। ये वाला एक बजट सत्र होता है जो अमूमन आपकी फरवरी माह में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी ग्रीष्मकालीन,
सॉरी, इसके अतिरिक्त एक मानसून सत्र होता है जो गर्मियों के मौसम में जब मानसून वगैरह आता है, जून या जुलाई अगस्त या सितंबर माह में, उस समय आयोजित किया जाता है। तो शीतकालीन सत्र हुआ, सर्दियों में एक मानसून सत्र होता है और एक बजट सत्र होता है। लेकिन एक शर्त आप जरूर याद रखें, एक वर्ष में न्यूनतम न्यूनतम जो है वो 2 सत्र होने अनिवार्य होते हैं। ये कंपलसरी अनिवार्य, कोई से भी वो 2 सत्र, क्योंकि एक सत्र तो होगा ही होगा, कंपलसरी बजट सत्र होगा, उसके अलग आपकी एक कोई भी करा ले, लेकिन न्यूनतम 2 सत्र होने अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य, किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य मैक्सिमम जो पीरियड है, अधिकतम जो समय है, वो केवल कितने माह हो सकता है? वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा आ चुका है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, न्यूनतम 2 सत्र होने अनिवार्य है। अब हम आ जाते हैं वास्तविकता में। अब आपको कम से कम सत्र के बारे में पता चला होगा। संसद अगर बोला है तो दोनों सदनों में होंगे, कि न्यूनतम एक वर्ष में कितने सत्र होने अनिवार्य होते हैं, तो 2 है। अधिकतम कितना मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, तो आपकी हमारी 6 मंथ होगा। मिनिमम कितने सेशन होने कंपलसरी होते हैं, तो 2 सेशन होने कंपलसरी होते हैं। और अभी जो सेशन कंप्लीट हुआ है, वो सेशन हमारे भारतीय संसद में कंप्लीट हुआ है, शीतकालीन सत्र। अब शीतकालीन सत्र में कौन सा महत्वपूर्ण, अब देखो यहां अगर सत्र हुआ तो कार्य हुआ होगा। अब इस वाले कार्य पर हम बात करते हैं। अब आप लिखना स्टार्ट करें, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। देखो, आज पारित हुआ है हमारे भारत में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक, विधेयक है ना, 2022 इसको पारित किया गया है। और ये हुआ है अमूमन 9 दिसंबर 2022 ईस्वी को इसको पारित किया, क्योंकि सत्र अब समाप्त हुआ है तो इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। 2022 ईस्वी में आपकी दिसंबर माह में इस विधेयक को आपकी हमारी पारित किया गया। अब देखो, जैसे नाम से पता चला होगा, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में। अब इसका मतलब हम लोगों को वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, पहले उसके बारे में, फिर मैं संशोधन पे आऊंगा कि संशोधन है क्या। ठीक है, तो पहली बात तो आप हेडिंग डाल लें। तो अब ना मैं पहले आप लोगों को आपकी धीरे से यहाँ अच्छे से आपकी हमारी एक जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, और आपको पता ही चल गया होगा किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। देखो, आप पहले एक अधिनियम लिखे। हमारे भारत में एक अधिनियम पारित हुआ है, और इस वाले अधिनियम, देखो मैं आप लोगों को एक चीज और अच्छे से समझा दूं आपको। देखो, संसद में अगर कोई भी काम होना होता है, तो उस काम को करने के लिए जो शुरू में प्रस्ताव लाया जाता है, उस वाले प्रस्ताव को कहते हैं बिल या विधेयक। यानी शुरू में आपको कोई भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको विधेयक या बिल बोला जाएगा। जब इस प्रस्ताव को संसद पारित कर दे, संसद पारित कर दे, तो इसी चीज को एक्ट या अधिनियम कह देते हैं। एक्ट या अधिनियम बोल दिया जाता है। जब इसी अधिनियम पर आपकी राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अगर इस पर हो जाते हैं, तो फिर इसी अधिनियम को आपकी नाम चेंज करके आपके कानून या लॉ कहा जाता है। देखो, है एक ही चीज। अधिनियम है तो पारित हो जाने के बाद, हस्ताक्षर हो जाने के बाद है तो कानून, और शुरू में लाया गया तो विधेयक। हमारे भारत में एक अधिनियम लाया गया था, और इसका नाम है आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसको आप लिख ही लें, बहुत ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन। 1972, ये आपकी जरूर याद रहे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इस अधिनियम की अगर हम बात करें, देखो हर एक अधिनियम में कुछ ना कुछ सेक्शन जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ अनुसूचियां। तो इस अधिनियम में आपके टोटल मिलाकर अगर हम बात करें, तो अनुसूची है आपकी 6, और यानी शेड्यूल है। और इसमें टोटल अगर हम धाराएं की बात करेंगे, तो धाराएं हैं आपकी टोटल मिलाकर 66 धाराएं हैं, 6 आपकी हमारी इसमें अनुसूची है। अब देखो, इस अधिनियम में होता क्या है। इस अधिनियम के यदि हम ऊपर बात करेंगे, तो इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि हमारे भारत में जितने भी जंगली जानवर वगैरह हैं, जंगली जानवरों कोमा पेड़ पौधों, है ना, हमारे भारत में पाए जाने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं, और जितने भी आपके हमारी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, इनकी विभिन्न प्रजातियों, है ना, ये लिख लें आप, इनकी विभिन्न प्रजातियों, विभिन्न प्रजातियों, हमारे भारत में पाए जाने वाले जंगली जानवरों, पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना, व उनके व्यापार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम है ना,
उस वाले अधिनियम का नाम क्या रखा गया आपकी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहली बात तो आपको ये पता हो कि कब पारित हुआ था हमारे भारत में ये अधिनियम जो है, तो हमारे भारत में ये अधिनियम 1970 टू 1972 ईस्वी में पारित हुआ। टोटल मिलाकर शेड्यूल है 6, सेक्शन है आपकी हमारी 66। इसमें जंगली जानवरों और पेड़ पौधों ये स्पेशल मेंशन करना है आपकी, इनमें विभिन्न प्रजातियों का उनका संरक्षण कंजर्वेशन भी करना है और उनके ट्रेड को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम है 1972 ईस्वी में इसको पारित किया। अब इस वाले अधिनियम में क्या आपकी अमेंडमेंट किया गया, क्या परिवर्तन किया गया है, क्या इसमें आपकी संशोधन किया गया है, उसी संशोधन पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो अधिनियम आपको याद हो गया होगा 1972 में पारित हुआ था हमारी भारतीय संसद में, है ना। 1972 में आपको याद ही होगा उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। अब इस अधिनियम में जो संशोधन हुआ, तो अब आप लिखिए इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद अब इसका नाम रखा गया है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। अब देखो इसमें विधेयक लगा दिया हमने क्योंकि अभी प्रारूप लाए थे और उसके बाद जब पारित हो जाएगा तो अधिनियम में इंक्लूड कर लेंगे, तो लेकिन इसमें आपकी हमारी संरक्षण को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। अब 1972 वाले में चेंज हुआ। अब 1972 वाले में क्या चेंज हुआ है, पहली बात तो आप ये देखो 1972 वाले में ये चेंज हुआ है कि अगर भारत में जो है, ध्यान से सुन रहे हैं सारे लोग, कि अगर भारत में वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव होते हैं, जितने भी आपकी हमारी जंगली जानवर होते हैं, है ना, जंगली जानवर, जितने भी जंगली जानवर वगैरह होते हैं, और इस अधिनियम में बताए गए जो भी कानून है, इस अधिनियम में बताए गए जो भी कानून है और इस अधिनियम के तहत उल्लेखित किए गए जितने भी जंगली जानवर हैं, अगर इनमें से किसी भी कानून का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के लिए अब अधिकतम जुर्माना जो है, अधिकतम जुर्माना, उस अधिकतम जुर्माने को बढ़ाकर आपके 5 लाख रुपए कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके वनडे एग्जामों के लिए, तो बहुत ही खास पॉइंट है कि इस वाले में आपकी जो पेनल्टी है, जो जुर्माना है, उसको इंक्रीज करके जुर्माने को अधिकतम को आपकी कितना कर दिया गया है, आपके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक ये हुआ करता था, अभी तक जो ये हुआ करता था वो आपके 25,000 था, 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए के जुर्माने को आपकी 5 लाख रुपए बढ़ाकर आपकी कर दिया गया है। अब इसमें संशोधन आपकी हमारी जो मान्यता मिल गई है, लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां अनुमति मिल जाएगी, संशोधन को पूरा कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब मैं दो चीजें आपकी हमारी इस अधिनियम में आप लोगों को बता के जा रहा हूं, इस वाले अधिनियम को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये जुर्माने वाली बात, अभी तक जो था वो केवल आपकी हमारी 25,000 था, अब इसे बढ़ाकर आपकी हमारी कितना कर दिया गया है, 5 लाख। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिखे, नंबर 1, इसमें जुर्माने में जो है, अगर सामान्य उल्लंघन किसी व्यक्ति ने करा है, तो सामान्य उल्लंघन के मामले में आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं उनमें आंकड़े बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है, उन आंकड़ों को जरूर याद रखा करें। सामान्य उल्लंघन के मामले में जुर्माना जो है वो अभी तक आपकी इंक्रीज कर दिया गया है, और उसे आपकी हमारी इंक्रीज करने के बाद आपकी उसे इंक्रीज करके इसे भैया आपकी 25,000 रुपए से आपकी इंक्रीज करके जो है वो 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसमें भी दो कैटेगरी है, मैंने बताया ना, मैक्सिमम जो पेनल्टी वो 5 लाख करी गई है, अभी तक 25,000 थी। अब इसमें भी सामान्य उल्लंघन के मामले में आपकी इसे बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, वो 25,000 रुपए से बढ़ाकर आपकी कितना कर दिया गया है, वो 1 लाख रुपए कर दिया। यानी अगर कोई भी जनरल आपने कोई भी उल्लंघन करा, किसी भी वन्य जीव का आपने शिकार करने की कोशिश करी है, किसी भी कानून में बताए गए नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करी है, तो जनरल कैटेगरी में आपको 25,000 से अब बढ़ाकर जो है, अब इसे बढ़ा दिया गया है, और अब इसे बढ़ाकर जो है वो जुर्माने को कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ऐसे आपके हमारी जो विशेष रूप से संरक्षित पशु है ना, विशेष रूप से संरक्षित पशु है, संरक्षित पशु है ना, इनमें अगर आपने उल्लंघन करा है, कोई भी जो विशेष रूप से संरक्षित आपके हमारी पशु किए गए हैं, इनमें अगर कोई भी आपके द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो इसमें न्यूनतम जुर्माना जो है ना, अब न्यूनतम जुर्माना अब जो है इसको इंक्रीज करने के बाद आपके 10,000 से 10,000 रुपए से इसे बढ़ाकर, ये 10,000 है भैया, इसे बढ़ाकर जो है वो 25,000 रुपए आपके कर दिया गया है।
यानी अब तक आपकी 10,000 रुपए था, अब इसे बढ़ाकर आपकी कितना कर दिया गया भैया, 25,000 रुपए कर दिया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, न्यूनतम जुर्माना अब तक 25 था, अब अधिकतम आपकी हमारी इसको देखो, यहाँ 25 से 1 लाख कर दिया गया, यहाँ 10,000 से आपकी 25,000। और अगर दोनों कैटेगरी में किसी ने उल्लंघन करा है, यानी सामान्य आपकी उल्लंघन भी करा है और विशेष रूप से संरक्षित पशुओं का उल्लंघन भी करा है, तो अधिकतम जो जुर्माना है आपकी बढ़ाकर वो कितने रुपए कर दिया गया है, अब 5 लाख रुपए आपके कर दिए। केवल किसके लिए, आपकी जो वन्य जीव के संरक्षित आपके पशु और जो आपके पेड़ पौधे या वनस्पति होते हैं उनके लिए किया गया। एक तो ये संशोधन हुआ है, इस वाले संशोधन को आप याद रखें, है ना। एक और संशोधन किया गया है इस वाले अधिनियम में, आपकी संशोधन जो किया गया 1972 अधिनियम में, तो इस अधिनियम में एक संशोधन ये किया गया है, एक संशोधन और लिखे, देखो इसमें एक और पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार को विशेष प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार देने के लिए, ये आप जरूर लिखें भाई, कि स्थापना का अधिकार देने के लिए, एक नई धारा मैं पहले ही बता चुका था, अब तक आपकी कितनी धाराएं थी इसमें, 66 थी, 66 धाराएं थी। अब इसमें विशेष प्राधिकरण की आपकी स्थापना करने के लिए और उसके आपकी हमारी भाई प्रबंधन करने के लिए एक नई धारा आपकी जोड़ी गई है, और उसका नाम है आपकी 49E। ये वाली एक नई धारा जोड़ी गई, यानी इसमें यह कहा गया कि अगर केंद्र सरकार वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कोई भी आपकी हमारी विशेष प्राधिकरण का मतलब इंग्लिश में होता है अथॉरिटी, अगर कोई भी वो अथॉरिटी आपकी स्थापित करना चाहती है, कोई भी प्राधिकरण बनाना चाहती है, तो वो प्राधिकरण अब तक नहीं बना सकती थी, अब बना सकती है, और उसके लिए इस वाले अधिनियम में एक नई धारा कौन सी जोड़ी गई है, धारा नंबर 49E आपकी हमारी इस अधिनियम में एक धारा आपकी जोड़ी गई है। ठीक है, इसमें एक और संशोधन किया गया है, और एक संशोधन ये किया गया है इस अधिनियम में, ये जो आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें धारा नंबर, देखो ध्यान से सुनना भाई, धारा नंबर 43 में संशोधन किया गया, और धारा नंबर 43 में संशोधन करने के बाद ये कहा गया है कि जो हाथी होंगे, उनका प्रयोग जो है वो किसी भी धार्मिक कार्य के संबंध में, धार्मिक व अन्य कार्य के संबंध में किया जा सकता है, अन्य कार्य के संबंध में जो है इनका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखें, जो एलिफेंट्स होते हैं ना, हाथी होते हैं, उनका प्रयोग अभी तक धार्मिक कार्यों में वर्जित था, लेकिन अब आपकी इस अधिनियम में संशोधन किया गया, और धारा नंबर 43 में संशोधन किया गया, क्योंकि टोटल 66 आपके सेक्शन थे, और इसमें अमेंडमेंट करने के बाद हाथी को, उनका प्रयोग जो होगा हाथी का, वो धार्मिक कार्यों के साथ साथ अन्य किसी कार्य के संबंध में भी उनका प्रयोग, आपकी अन्य किसी कार्य के संबंध में इन हाथियों का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, ये इसमें संशोधन किया गया। ये तीसरा इसमें संशोधन किया गया कि इनके साथ साथ जो है अब इसमें भी आपकी हमारी भाई परिवर्तन कर दिया, तो एक तो धारा नंबर 49E जोड़ी गई है, एक दूसरा इसमें ये जोड़ दिया गया कि हाथियों का प्रयोग होगा, विशेष प्राधिकरण करने के लिए आपकी सरकार को परमिशन दे दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम आपकी हमारी इसमें हम बात करेंगे, तो इसके अतिरिक्त देखो आप ये पॉइंट्स जरूर लिखें क्या क्या संशोधन हुए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, न्यूनतम जुर्माना कितना होगा, अधिकतम जुर्माना कितना होगा, इसके लिए कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर आप लोग आपकी हमारी विचार कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक और संशोधन किया गया कि अभी तक केवल वन्य जीव ही इसके अंतर्गत आपके रखे गए थे, इसके अंतर्गत जो रखे गए थे ना, वो केवल अभी वन्य जीव थे। अब वन्य जीवों के साथ साथ, यह ध्यान से सुनना, वन्य जीवों के साथ साथ जो वनस्पति होंगी, वनस्पति को भी संरक्षित करने का अधिकार, वो इस अधिनियम में आपकी हमारी दे दिया, ये वाला। तो ये वाली चीज हम महत्वपूर्ण समझे, अभी तक केवल वन्य जीव थे इसमें, लेकिन वन्य जीवों के साथ साथ इसमें वनस्पतियों के संरक्षण करने का अधिकार भी इस अधिनियम में संशोधन करने के बाद आपकी दे दिया गया है, यानी वनस्पतियों को भी शामिल आपकी हमारी कर लिया गया है, यानी कि ऐसी आपकी हमारी भाई वनस्पति जो विलुप्त होने की कगार पर है ना, विलुप्त होने की कगार पर है,
उनके संरक्षण का अधिकार भी इस अधिनियम में अब आपकी दे दिया गया है। जब इसमें संशोधन किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के बाद वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में जिस रूप में पारित हुआ है, तो अभी तक केवल इसमें वन्य जीव थे, अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है आपकी भैया वनस्पतियों को भी, और इनके संरक्षण करने का अधिकार भी इसमें आपके दे दिया गया है। तो इतने सारे अब इसमें आपके हमारी संशोधन हुए हैं। अब इन संशोधनों के बाद जो है ना आपकी हमारी एक सबसे मजबूत जो संशोधन है वो आप ध्यान से सुने मुझे, है ना। यहाँ आपने देखो, इस पे आप इतना सारा काम करें, मैं आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से शिद्दत के साथ आपके बता के जाता हूँ, कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बचाएं और जानकारी पहुंचाएं कि जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा और बेस्ट मेथड है, और इससे पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी और संभावना है। तो कृपया करके सभी लोगों से आपकी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा आपकी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। इस अधिनियम में एक और आपके संशोधन हुआ है, और देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें यह संशोधन किया गया है कि अब जो है भारत भारत अब भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय अब भारत जो है अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत काम कर सकता है। अब है क्या अंतरराष्ट्रीय समझौता, वो हम बात करेंगे अभी इसमें। यानी अभी तक भारत जो है अपने नियम खुद बनाता था, खुद ही उन्हीं नियमों को आपकी फॉलो करता था। हम किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को, किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को हम लोग फॉलो नहीं करते थे, किसके संबंध में, वन्य जीव के संबंध में। लेकिन अब इस संशोधन में किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत भी भारत जो है वो इसके साथ आपके काम करेगा। अब अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, जल्दी ध्यान से सुनना। पूरे विश्व में, यहां ध्यान से सुन लो भाई, विश्व में जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव व वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है, और इस संस्था का नाम आपने पढ़ा होगा IUCN, है ना। IUCN है ये, IUCN इसका पूरा नाम है आपकी, लिख लें आप पूरा नाम, इंटरनेशनल, क्योंकि अभी किसी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, कंजर्वेशन एंड नेचर इसका आपकी फुल, ठीक है, नेचर। अब देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर यानी अंतरराष्ट्रीय समझौता, संरक्षण, प्रकृति को संरक्षण करने के लिए एक समझौता है, एक संस्था है, और इस संस्था की स्थापना आप लिखें भाई, IUCN की जो स्थापना है वो की गई थी 1948 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर आपकी गिलांड आता है लिखा हुआ, या कई बार आपकी जेनेवा आता है, और ये किस देश का शहर है आपकी, स्विट्जरलैंड का शहर है ये वाला, है ना, स्विट्जरलैंड का शहर है ये, इसका आपके हमारे भाई मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो इस संस्था के बारे में आपको जानकारी है कि पूरी दुनिया में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर है, 1948 में स्थापना हुई। जेनेवा हेडक्वार्टर है इसका, स्विट्जरलैंड, जेनेवा ऑप्शन में नहीं है तो ग्लांड आएगा, ग्लांड नहीं है तो जेनेवा, क्योंकि जेनेवा और ग्लांड आपकी एक ही आपकी हमारी भाई प्रांत में, एक ही राज्य में उपस्थित है, स्विट्जरलैंड में आपकी हमारी स्थित है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है। अब इस संस्था के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस संस्था के तहत एक समझौता आपकी हमारी बनाया गया था, ठीक है ना। अब सुन लो भाई, अब यहाँ सुन लो, जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का मतलब क्या है। अब इस संस्था की बात करें तो IUCN की एक बैठक में, सुन लो मुझे ध्यान से, है ना, एक बैठक में 1963 ईस्वी में एक समझौते पर विचार किया गया था, एक समझौते पर विचार किया गया था, किसके संरक्षण के लिए, वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण के लिए एक समझौते पर विचार किया गया था। वन्य जीवों के संरक्षण व वनस्पतियों के आपके संरक्षण के लिए एक समझौते पर विचार किया गया 1963 ईस्वी में, और फिर इस वाले समझौते का नाम रखा गया था CITES, सिटीज। एक समझौते पर विचार किया गया था, और इस वाले समझौते का नाम क्या रखा गया था भैया, सिटी समझौता रखा गया, जिसके तहत भारत को आप शामिल कर दिया, यानी भारत जो है और इसके तहत भी आपके काम करेगा। अब देखो, पहली बार IUCN की किस बैठक में एक समझौते पर विचार किया गया सिटीज के नाम से, तो 1963 में। अब आप लिखें, सिटीज जो समझौता है ना, सिटीज समझौता, ये जो लागू हुआ है दुनिया में, अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, ये 1975 में हुआ है,
ठीक है। इसका भी जो अगर हम इसके सचिवालय की बात करें इस समझौते का, तो सचिवालय जो है वो भी आपकी जेनेवा में है। जेनेवा भी आपको पता चला स्विट्जरलैंड में। तो समझौता जो लागू हुआ था वो 1975 ईस्वी में। अब इस वाले समझौते के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इस समझौते में है क्या, जिसके तहत अब इसके तहत आपकी भारत को काम करने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि हम लोगों ने अपना संशोधन आपकी पारित कर लिया गया है। अब इस वाले समझौते का फुल फॉर्म लिखिए, CITES, है ना। देखो इसके फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आपकी कन्वेंशन, कन्वेंशन, है ना। C4 आपकी हमारी क्या होगा, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो यहां है C4 है कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल, T4 है आपकी हमारी ट्रेड। अब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इन डेंजर्ड, इन डेंजर्ड। देखो इन डेंजर्ड मीन्स होता है संकटाग्रस्त, आप समझ लें आपकी इन डेंजर्ड। यहां होते हैं आपकी हमारी स्पेसीज, इन डेंजर्ड मीन्स आपकी हमारी होता है संकटाग्रस्त, होता है आपकी हमारी स्पेसीज, स्पेसीज ऑफ वाइल्ड, है ना, स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना। ये बात देखो, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्लोरा एंड फाउना आपकी हमारी क्या मतलब होता है, फाउना एंड फ्लोरा है भाई, सॉरी इसको पहले कर लें, आपकी हमारी फाउना एंड फ्लोरा है, स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, फाउना एंड फ्लोरा आपकी हमारी, है ना। वाइल्ड आपकी हमारी पहले आ जाएगा, और स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, फाउना एंड फ्लोरा। फाउना एंड फ्लोरा के बारे में मैं अभी डिफाइन करके जाऊंगा। देखो जैसे आपको नाम से पता चला होगा, कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, इंडेंजर्ड का मतलब मैं अभी बता रहा था आपकी संकटाग्रस्त, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है आपकी वनस्पति एवं जीव जंतु। ये एक समझौता है आपकी हमारी, ये वाला, है ना। अब इस समझौते के ऊपर बात करें हम लोग, तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा आपकी वन्य जीव एवं वनस्पति, है ना। वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब वनों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति का मतलब आपकी हमारी क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्त प्राय, लुप्त प्राय प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार, है ना। देखो लुप्त प्राय का मतलब ये संकटाग्रस्त का मतलब आपकी हमारी क्या हुआ, इंडेंजर्ड हुआ। लुप्त प्राय आपकी हमारी प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय, है ना, प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समझौता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समझौता, ये वाला है। ये इसका हिंदी में पूरा नाम हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को फुल फॉर्म याद हो, क्योंकि आप लोगों ने आपके एग्जाम भी दिए, फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म जरूर आती है भाई। तो इस चीज का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा एंड फाउना, वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समझौता। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन प्रजातियों का जो व्यापार है वो हम लोग आपकी हमारी भाई किस प्रकार करेंगे, किस रूप में करेंगे, किस रूप में नहीं करेंगे, उससे संबंधित एक समझौता जिसको 1975 में लागू किया गया। जेनेवा में इसका आपकी सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, किसके अधीन काम करती है आपकी। अब ये लिख लें आपकी, ये समझौता जो है ना, ये आप लिख लें, ये समझौता जो है वो UNEP संस्था के अधीन काम करता है, इसके अधीन काम करता है, ये जरूर आप याद रखें, है ना। हुआ था IUCN की बैठक में। UNEP का पूरा नाम होता है आपकी हमारी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एंड इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। ये इस संस्था का आपकी पूरा नाम है भाई, इसका पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1972 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है आपकी नैरोबी में, नैरोबी पड़ता है आपकी केन्या में। मैंने आपको एक दिन और बताया होगा, ये इस समझौता जो है इस संस्था के अधीन काम करता है। तो अब संशोधन के बाद जो है भारत भी आपकी इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी काम करेगा। अब देखो फ्लोरा का मतलब और फाउना का मतलब आपकी हमारी क्या होता है,
जो आपकी हमारी जंतु, इसमें है ना एक लैंग्वेज लिखने की आपकी इंग्लिश में कई बार आते हैं ये वाले, आपकी बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन तो समझा था, तो आपको पता चल गया क्या क्या संशोधन हुए हैं इसमें। अब ना आप लोग ऐसा करें, मैं आप लोगों को एक एक लाइन और बता देता हूँ, किसी भी आपकी हमारी विशेष स्थान पर या किसी भी विशेष आपकी हमारी भैया क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी विशेष स्थान पर, देखो आप जल्दी लिख लें, किसी भी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले वनस्पतियों का जो समूह होता है ना, वनस्पतियों का जो समूह होता है, इस वनस्पतियों के समूह को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, आपकी हमारी भाई फ्लोरा कहते हैं। ये वाली बात आप लोग लिख लें। तो किसी भी विशेष स्थान पर पाए जाने वाली वनस्पतियों का समूह फ्लोरा कहलाता है, और किसी भी विशेष स्थान पर पाए जाने वाली जो वन्य जीव व जंतु होते हैं, इनका जो समूह होता है ना, उसको आपकी क्या बोला जाता है, आपकी फाउना कहते हैं। बस ऐसे याद रखें। फाउना ये कई बार बायोलॉजी में आते हैं एक लाइन में कि किसी भी विशेष स्थान पर पाए जाने वाली जो जीव जंतुओं का समूह होता है उसको फाउना कहते हैं, और वनस्पतियों का समूह होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, आपकी फ्लोरा कह देते हैं। और फ्लोरा और फाउना आपकी सीधी समझौते में लगा हुआ, भारत भी आपकी समझौते के तहत काम करेगा। 1972 के समझौते में 2022 ईस्वी में संशोधन किया गया, शीतकालीन सत्र में इसको संसद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। शुरू में विधेयक, उसके बाद अधिनियम, और उसके बाद क्या होता है आपकी अधिनियम के बाद आपकी कानून का रूप ले लेता है। अब जैसे करके आपकी ये चीज चर्चा में है, तो इस वाले अधिनियम के बहाने ना अब आप लोगों को देखो एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि जैसे इस अधिनियम में संशोधन हुआ, तो आप लोगों को कम से कम आप देखो थोड़ा बहुत जानकारी हो कि वन्य जीवों का संरक्षण आपके कहाँ कहाँ किया गया। पहली बात तो मैं इस संस्था के बारे में बताऊं आप लोगों को कि जैसे ये हम बात कर रहे थे ना अभी की पूरी दुनिया में IUCN जीव जंतुओं के संरक्षण से रिलेटेड एक संस्था है, तो इस संस्था के द्वारा आपकी 7 प्रकार की आपकी एक लिस्ट जारी की जाती है ना। एक आपकी कितने प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है, 7 प्रकार की। इनमें 7 प्रकार की लिस्ट का मतलब होता है बुक जारी की जाती है। इन वाली बुकों में एक सबसे आपकी महत्वपूर्ण बुक होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो संकटाग्रस्त आपकी हमारी प्रजातियों के जीव जंतु होते हैं ना, तो संकटाग्रस्त आपकी हमारी प्रजातियों के जीव जंतुओं को किसमें रखा जाता है, रेड डेटा बुक में। ये हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर हो जाता है। तो एक तो इसके बारे में भी हो। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में सब लोगों को पता होगी ना एक अनुसूची है, आपको पता होगी ना 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में टोटल मिलाकर 3 सूचियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें एक सूची होती है संघ सूची, एक सूची होती है समवर्ती सूची, और एक सूची होती है आप लोगों को पता होगा राज्य सूची। आपको पता है ना भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में आपकी हमारी क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे में 7वीं अनुसूची में। और शक्तियों के बंटवारे का मतलब 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, 3 लिस्ट का प्रावधान किया गया है। एक संघ सूची है आपकी जिसको इंग्लिश में फेडरल लिस्ट कहते हैं, कॉमन सूची है, कॉमन लिस्ट आपकी है ना, समवर्ती सूची है, और एक स्टेट लिस्ट होती है, आपको पता होगा ना। देखो शक्तियों के बंटवारे का मतलब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिन पर आपकी कुछ विषय, कुछ आपके विभाग ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, और कुछ विषय ये कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर होगा। तो इन्हीं वाली बातों को आपकी विषय विभाग कह दिया जाता है, और इन्हीं वाली बातों को बताने के लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो संघ सूची के विषय होते हैं, ऐसे विषय जिन पर आपकी केंद्र प्लस के राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं वो आपकी समवर्ती सूची के विषय, और जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है वो राज्य सूची के विषय। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं, आप लोग लिख ले, आपकी हमारी क्यों था, है ना। अब इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा जरूर याद रखें, और इस शक्तियों के बंटवारे में 3 सूचियां, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, संघ सूची कनाडा के संविधान से लिए, राज्य सूची हमने अपने अपने अनुसार किसको निर्मित किया है। अब क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, आपको पता होगा ना हमारे भारत में संविधान में संशोधन होते हैं, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था हमारे भारत में, कि जो आपकी हमारी वन्य जीवों का संरक्षण था ना, वन्य जीवों का संरक्षण, ये वन्य जीवों का संरक्षण जो था वो राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का, है ना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में आपकी डाल दिया गया है।
ये वाली बात आप लिख लें, क्योंकि इसका लेना देना है उससे, इसलिए मैं उसको बता रहा था आपकी। तो राज्य सूची में केवल राज्य राज्य सरकारें अपने अनुसार कानून बना सकती थी। अब समवर्ती सूची का विषय है वन्यजीव संरक्षण जो है, तो इसका मतलब दोनों सरकारें मिलकर इस पर कानून बनाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट बोला जाता है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 का ए पार्ट है, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में। और इसमें लिख लेना, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे भारत में जो आपकी वन व वन्य जीव, वन व वन्य जीव है ना, वह पर्यावरण के संरक्षण का अधिकार, के संरक्षण का अधिकार वो राज्य का, ये अनुच्छेद नंबर 48 के ए में लिखा हुआ, ये आप जरूर याद कर लें, जरूर आता है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यानी पर्यावरण के संरक्षण, वन व वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार जो होगा आपकी हमारी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो राज्य सरकार, सॉरी राज्य की होगी। राज्य का मतलब यहाँ हम पूरे देश से बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 48 के ए में लिखा हुआ। इसके अतिरिक्त अगर हम एक बात और लिखें तो एक बात और लिख लें भाई, एक और लिखा हुआ आपने पढ़े होंगे भारतीय संविधान में 4 कै और अनुच्छेद नंबर 51 के कै में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है ना, जिनकी संख्या आपकी पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी ये 11, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, आपको याद होने चाहिए ये 11 के 11 वो था ना 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये जो अनुच्छेद नंबर 51 कै में है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में 11, पहले 10 थे, 1976 में पहली बार जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन मूल रूप से मौलिक कर्तव्य उल्लेख संविधान में नहीं था। अब ये जो अनुच्छेद 51 के कै का जी भाग है, जी का मतलब हुआ 7वें नंबर का पार्ट है ना, जी 7वें नंबर का, इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। यहाँ प्रत्येक नागरिक का आपके मौलिक कर्तव्य होगा, और प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य ये होगा कि वो हमारे भारत में आपके भैया पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे। अब पर्यावरण के संरक्षण में किन किन चीजों को रखा गया ये आप याद रखें, जैसे एक तो वनों को रखा गया, एक झीलों को रखा गया, और एक आपकी हमारी नदियों को रखा है ना, ये आप जरूर याद रखिए भाई, वन झील नदी, क्योंकि एसआई के पेपर में पूछा गया था कि अनुच्छेद नंबर 51 के कै के जी भाग में किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो वन झील नदी यानी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आपकी इन 3 स्थानों का जिक्र किया गया। वन व वन्य जीव, वन व वन्य जीवों के संरक्षण का कर्तव्य भी भारत में आपके प्रत्येक नागरिक का होगा। ये आपके हमारी देखो यहाँ मौलिक कर्तव्य है, वहां राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य का मतलब भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, यह नागरिक की जिम्मेदारी होगी। तो ये वाला अनुच्छेद भी आप इस संबंध में याद रखें। और वो वाला आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 48 का ए पार्ट भी, अनुच्छेद नंबर 51 के कै का जी भाग भी आप याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को टोटल आप लोग याद रखें। इसके अतिरिक्त आप लोग जो है ना, जितने में अधिनियम जहां लिखा हो ये वाले अधिनियम भी जो है आप लोगों के आपकी याद रहने चाहिए, और इन अधिनियमों से रिलेटेड अगर आप चीजें याद करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। कुछ अधिनियम भारत में आपके वन वन्य जीव पर्यावरण से अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा पारित करेंगे, ये भी आप लोग याद रखना। जैसे एक है आपकी सबसे ज्यादा आने वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इसको भी आप लोग याद रखें। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे भारत में 1986 ईस्वी में पारित किया गया, बस इतना भी याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया है। उसके बाद आपकी वायु संरक्षण अधिनियम 1981 ईस्वी में पारित किया गया है। उसके बाद आपकी जल संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया है। इन 4-5 अधिनियमों को भी आप याद रखें, है ना। वन हो गया, वायु हो गया, पर्यावरण हो गया, और वन्य जीव मैं आपको बता ही चुका हूं 1972 में। पूरी डिटेल में जानकारी है, क्या क्या संशोधन हुआ, कौन कौन सी संस्था, अंतरराष्ट्रीय समझौते का मतलब क्या है। तो अब वनस्पति भी कृपया करके ऐसे आप पढ़ें, कोशिश करें कि इन तथ्यों पर आपकी पूरी जानकारी हो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा मुद्दा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं इसमें संसद भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो संसद भी पढ़नी पड़ेगी। सत्र भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो सत्र भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अधिनियम तो हमने पूरा आपकी पढ़ लिया है। तो इन्हीं सब बातों को आप कृपया करके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन भी ग्रुप से आप रिलेटेड है सभी ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करें, सारी वीडियो को आप शेयर करा करें, सभी लोगों को बताएं कि पढ़ाई आपकी इस प्रकार क्यों ना करें कि जो आपके एग्जाम में आए
और इसी प्रकार आप लोग अच्छे से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मैं रोज पर डे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताता रहूंगा। आप अच्छे से स्टडी करिए, याद करिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण और अच्छे मुद्दों पर आपके एग्जाम की दृष्टि से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।